नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संडे है और संडे वाले दिन मैं एक स्पेशल वीडियो लाती हूँ। स्पेशल उनके लिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थे, जिन्होंने हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। देश को आजादी दिलाई, देश को सम्मान दिलाया, देश को गौरवान्वित किया अपने ऐसे बहुत से कार्यों से जिनकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए, देश को सम्मान दिलाने के लिए पीछे कभी भी नहीं हटे। आपने आज तक बहुत से ऐसे हीरोज की स्टोरी सुनी जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो हम लोग तो सोच के भी नहीं कर सकते। उन्होंने अंग्रेजों से आजादी दिलाई, खुद मर मिटे पर हमारे देश को आजादी दिलाकर ही रहे। हमने बात की हमारे बॉस के बारे में, हमारे भगत सिंह जी के बारे में, हमारे आजाद के बारे में, लाल बाल पाल के बारे में, हमारी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और भी बहुत सारे योद्धा रहे जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। हमारे देश की एक ही बात है, हमारे देश में कहानियां बहुत सी हैं जो कि सच्ची हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हमारे देश में हैं, चाहे वो प्रेम की लो या वीर गाथा लो, चाहे पारिवारिक लो। आज की पिक्चरें तो कुछ भी नहीं, सब फिक्शन है, जो कि हमारे इतिहास में लिखा जा चुका है, वो तो कोई कर भी नहीं सकता, उसकी कहीं तुलना ही नहीं है। आज हम उस कहानी के बारे में बात करेंगे, हम उस योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी में सब कुछ एक थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब चीज का मेल था, चाहे वो प्रेम का लो, चाहे वीरता का, चाहे पारिवारिक। उन्होंने अपने जीवन में हर तरह का रंग देखा। उनका एक ही उद्देश्य था कि अपने देश को सम्मानपूर्वक रखें, आजादी से रखें। वो तब के योद्धा थे जब उन्होंने देख लिया था कि अगर हमारा देश इस तरह की ताकतों के बीच में गया तो मिट जाएगा। उन्होंने तब से ही लड़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने देखा था कि ये जो ताकतें बाहर से आ रही हैं वो ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। आज हम बात करेंगे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने दुश्मनों से एक बढ़कर लोहा लिया और उनको धूल चटा दी। कितने ही युद्ध लड़े जिनमें वो विजय प्राप्त की। आइए हम उनकी वीरता के बारे में जानते हैं और समझते हैं। भारत के इतिहास में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम वीर योद्धा एवं प्रतापी राजा के रूप में याद किया जाता है। उन्हें चौहान वंश में जन्मे अंतिम हिंदू शासक के रूप में ख्याति मिली हुई है। उन्होंने अपने पिता को खोने के बाद मात्र 11 साल की आयु में दिल्ली और अजमेर की गद्दी को संभाल लिया था और अपने राज्य का कई सीमा तक प्रसार किया था। कालांतर में राजनीति का शिकार होकर पृथ्वीराज को अपना राज्य
हारना पड़ा, लेकिन उनके पराजित होने के बाद कोई भी हिंदू राजा उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाया है। इनका नाम राय पिथौरा भी था। पृथ्वीराज अपने बाल्यकाल से ही युद्ध कला में प्रवीण थे और युद्ध के अनेक गुणों को सीखा था। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने शब्द भेदी बाण की विद्या को भी सिद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बेस्ड एक फिल्म भी है। देश के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 में पाटन, गुजरात में हुआ था। उनके पिता अजमेर के राजा सोमेश्वर एवं मां कपूरी देवी थी। अपने माता पिता की शादी के 12 वर्षों बाद पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज एवं उनके छोटे भाई हरिराज का जन्म गुजरात में हुआ था। उनके जन्म के बाद से ही सूचना मिलती है कि रियासत में उथल पुथल का माहौल बन गया था और इस कारण से रियासत में पृथ्वीराज को मारने का प्रयास तेज हो गए थे, किंतु इन सभी षड्यंत्रों में से सुरक्षित बचते हुए किंतु मात्र 11 साल की अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद भी ये राज्य में अपने दायित्व को निभाते रहे थे। इन्होंने अपने बहुत से राजाओं को भी परास्त कर दिया था, जिससे इनके साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। पृथ्वीराज के बाल्यकाल के दोस्त चंद्रबरदाई थे, जो कि उनके लिए भाई जैसे ही थे। चंद्रबरदाई तोमर वंश के राजा अंगदपाल की पुत्री के संतान थे। कालांतर में चंद्रबरदाई दिल्ली के भी राजा नियुक्त और इन्हीं के समर्थन से पृथ्वीराज जी पिथौरागढ़ को बनाया था। यह वर्तमान में दिल्ली के पुराने किले का नाम स्थित है। पृथ्वीराज चौहान की अपनी आरंभिक शिक्षा राजस्थान में अजमेर के सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से प्राप्त की थी। इस समय ये विद्यापीठ 2.5 दिन के झोपड़े के एक ऐतिहासिक जगह में मौजूद है। पृथ्वी ने अपने छोटे भाई हरिराज के साथ मिलकर करीबन 6 भाषाओं की जानकारी प्राप्त की थी। पृथ्वी ने यहाँ पर संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैशाचिक और अपभ्रंश भाषाओं की जानकारी प्राप्त की। अपनी आरंभिक शिक्षा के साथ ही यहीं पर उन्होंने वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, मीमांसा एवं चिकित्सा इत्यादि की शिक्षा को ग्रहण किया। जिस प्रकार से रामायण जैसे उपन्यासों में शब्द भेदी बाण को चलाने के बारे में वर्णन दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वीराज ने भी शब्द भेदी तीरंदाजी के विषय में ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। पृथ्वी के दादाजी अगमम ने उनको इस तीरंदाजी की शिक्षा प्रदान की थी। वो उस समय पर दिल्ली के राजा हुआ करते थे। पृथ्वी ने बहुत ही अल्पायु में शब्द भेदी तीरंदाजी में महारत प्राप्त कर ली थी। इसके अतिरिक्त चंद्रबरदाई ने संगीत और चित्रकला की भी शिक्षा प्राप्त की थी। पृथ्वी से चंद्रबरदाई से अपना एक चित्र भी बनवा लिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 13 साल की अल्पायु में ही अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होने पर राजगद्दी को संभाल लिया था। पृथ्वी अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में अजमेर रियासत के सिंहासन पर आसीन हुए थे। यद्यपि उनकी आयु बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक राजा के सभी कर्तव्य अच्छे से निर्वाह किए थे। अजमेर की रानी कपूरी देवी के पिता अंगपाल की एकमात्र संतान थी। इस कारण से
राजा अंगपाल अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए काफी परेशान थे। वह खोज रहे थे कि उनके बाद उनके राज्य को कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी बेटी एवं दामाद के सामने इच्छा जाहिर की कि दोहित्री को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा रखते हैं। साल 1166 में महाराज अंकपाल के देहांत होने के बाद पृथ्वीराज को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया और उन्होंने दिल्ली का कामकाज अपने हाथों में ले लिया। राजस्थान के इतिहास में कभी न भुलाने वाली कहानी के रूप में पृथ्वीराज और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी आज भी प्रसिद्ध है। दोनों ने एक दूसरे से मिले बगैर ही मात्र एक दूसरे के चित्र को देखकर प्रेम कर लिया था, किंतु संयोगिता के पिता जयचंद्र की पृथ्वी को लेकर द्वेष की भावना रहती थी। वे तो पृथ्वी और संयोगिता की शादी होने के बारे में विचार भी नहीं कर सकते थे। जयचंद्र ने हमेशा से ही पृथ्वीराज को अपमानित करने के अवसर को ढूंढा था। इसी प्रकार का अवसर उनको अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिल गया था। जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करवाया। इस स्वयंवर में उन्होंने देश भर के राजाओं को बुलवाया। जयचंद्र ने पृथ्वी को नीचा दिखाने के लिए उनके रूप की एक मूर्ति को बनवाकर दरवाजे पर स्थापित करवा दिया, किंतु पृथ्वी ने भी रानी संयोगिता की सहमति से ही भरे दरबार में उनको अपहरण कर लिया था। इसके बाद वो रानी को अपने राज्य में लेकर आए और दोनों का दिल्ली में आकर सभी विधि विधान से शादी कर ली, किंतु इस घटना के बाद से ही पृथ्वी और जयचंद्र के बीच की दुश्मनी और भी बढ़ गई। पृथ्वी के पास एक बड़ी सेना का बेड़ा था, जिसमें 3 लाख सैनिक एवं 300 हाथी थे। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी की सेना बहुत ही अच्छे से संगठित हुआ करती थी। इस वजह से ही उन्होंने अपनी सेना के दम पर कई लड़ाइयां जीती थी और अपने साम्राज्य का काफी विस्तार भी किया था। किंतु कुछ समय बाद अच्छे गुण सैनिकों की कमी, जयचंद्र की गद्दारी एवं दूसरे राजपूत राजाओं से सहयोग की कमी के कारण पृथ्वी मोहम्मद गोरी से दूसरे युद्ध में पराजित हो गए। पृथ्वीराज ने हमेशा से ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसी क्रम में वे पंजाब तक जा पहुंचे। उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के हाथ में पंजाब की कमान थी, किंतु पृथ्वी ने अपनी प्रतापी सेना को लेकर पंजाब पे चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में पृथ्वी ने पहले ही तो झांसी को जीता, फिर सरस्वती और सरहिंद नाम के स्थानों को भी अपने कब्जे में कर लिया। यद्यपि इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी बहुत ज्यादा चोटिल होने के बाद भी बच गया था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि मोहम्मद गोरी के साथी सैनिकों ने युद्ध भूमि में चोटिल होने के बाद घोड़े के द्वारा बाहर कर दिया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी को इस लड़ाई में बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। पृथ्वी और गोरी के मध्य यह लड़ाई सरहिंद नाम के क्षेत्र में तराइन स्थान पर लड़ी गई थी। इस लड़ाई के जीत के बाद पृथ्वी ने 7 करोड़ से भी अधिक संपत्ति प्राप्त कर ली थी। इसमें से कुछ संपत्ति का भाग अपने पास रखा और कुछ को सिपाहियों को बंटवा दिया। पृथ्वी और रानी संयोगिता ने आपसी सहमति से जयचंद्र के दरबार से भागकर शादी कर ली थी। इसी के बाद से ही जयचंद्र के मन में पृथ्वी को लेकर बहुत द्वेष की भावना घर कर गई थी। इस कारण से ही वह दूसरे ठाकुरों को पृथ्वी के विरुद्ध भड़काने में लग गया
किंतु जयचंद्र के हाथ में बड़ा अवसर उस समय आया जब उसे अपनी यह सूचना मिली कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच लड़ाई हो रही है। इस बात को जानते ही जयचंद्र में गौरी की सहायता करने की ठान ली थी। साल 1192 में जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज पर हमला कर दिया। अपने ऊपर हो रहे युद्ध की खबर पाते ही पृथ्वी ने दूसरे राजाओं से सहायता करने की पेशकश की, किंतु दूसरे राजाओं ने पृथ्वी की स्वयंवर वाली घटना के कारण मदद पहुंचाने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद भी पृथ्वी ने हिम्मत नहीं हारी और इस लड़ाई के लिए एक बड़ी सेना को एकत्रित कर लिया। गौरी ने भी गजनी नाम की जगह में रहने वाले अपने भाई गियास उद दीन से बातचीत का समय लिया। इसके बाद गौरी ने अपनी ताकत का नेतृत्व किया और पृथ्वी पर चढ़ाई कर दी, किंतु पृथ्वी ने भी गौरी को युद्ध में कड़ी टक्कर दी। इस लड़ाई में गौरी के पास बहुत ही अच्छे घुड़सवार थे और जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वी के बारे में बहुत सी बातें बता दी थी। इस लड़ाई में दोनों तरफ काफी खून खराबा हुआ था, किंतु इस लड़ाई में पृथ्वीराज को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई को तराइना में लड़ा गया था और इस वजह से ही इसे तराइना का द्वितीय युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध में पराजय की स्थिति को जानने पर पृथ्वी को एक घोड़े से भागना पड़ा, किंतु उनको गौरी की सेना ने पृथ्वी की सरस्वती किले के पास में ही पकड़ लिया और चंद्रवरदाई को भी बंदी बना लिया। इसके बाद दोनों को बहुत दिनों तक कारागार में गुजारने पड़े। लेकिन सबसे मुख्य बात तो यह है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को भी नहीं छोड़ा। जयचंद्र को मोहम्मद गौरी के सिपाहियों ने मार दिया। गौरी ने इसके तुरंत बाद ही अजमेर पर चढ़ाई करते हुए बहुत भारी संख्या में रक्षकों को मारकर वहां पर अपना कब्जा कर लिया। अजमेर में कब्जा लेने के बाद यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया गया और बहुत से मंदिरों को तोड़ दिया गया। ज्यादातर मध्ययुगीन स्रोतों से जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज को चौहानों की राजधानी अजमेर में लाया गया था। यहाँ पर पृथ्वी को गौरियों के अंतर्गत एक राजा की तरह बहाल करने की तैयारी की गई, लेकिन ऐसा होने के कुछ ही समय बाद पृथ्वी ने गौरी का विरोध कर दिया, जिस कारण से पृथ्वी की हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में वर्णन है कि पृथ्वीराज को कैदी की तरह गजनी लेकर जाया गया और अंधा भी किया गया। ये खबर सुनने के बाद कवि चंद्रबरदाई ने गजनी शहर की यात्रा शुरू कर दी और यहाँ पर गजनी को चकमा देते हुए पृथ्वीराज के तीर से मोहम्मद गौरी के तीर से मरवा दिया। यहाँ पर पृथ्वी ने अपने शब्द भेदी बाण की कला का प्रदर्शन किया और कवि चंद्रबरदाई ने अपनी कविता के द्वारा बिना आँख के पृथ्वी को गौरी की स्थिति का वर्णन कर दिया। इसके तुरंत बाद में ही चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे की हत्या कर दी। बहुत से विद्वान इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह एक मत ही है कि पृथ्वी का देहांत होने के बाद मोहम्मद गौरी ने पूरे 10 वर्षों तक से ज्यादा समय का राज किया। पृथ्वीराज की मौत हो जाने के बाद गौरियों ने उनके बेटे गोविंद राज को अजमेर के राज सिंहासन पर नियुक्त कर दी थी। साल 1152 में ही पृथ्वी के छोटे भाई हरिराज ने भी गोविंद राज को हटवाकर अपने प्रत्यक्ष रियासत का भाग वापस लिया था।
गोविंद राज ने वर्तमान रणथंबोर पहुंचा और यहाँ पर गौरी के आधिपत्य में राजाओं की एक नई चौहान शाखा की स्थापना की। इसके बाद गौरियों के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हरिराज को पराजित कर दिया। देखा आपने, हमने अपने एक योद्धा की कहानी सुनी। आपने कहानी सुनी, आपने इस कहानी के अंदर एक और भी सीख देखी। वहां भी एक योद्धा था जिसने विदेश की जो विदेशी ताकतें थी उनसे लड़ने के लिए लोहा लिया। मोहम्मद गौरी से उन्होंने 16 बार युद्ध किया। 17वीं बार क्यों हारे? क्योंकि अपने ही लोग गद्दार हो चुके थे, बुद्धिहीन हो चुके थे। उन्होंने अपने अहम में आके अपने देश को तस्तरी में रख के दूसरे को सौंप दिया। किस लिए किया उन्होंने? सिर्फ अपने अहम को सीधा करने के लिए? क्या रहा उनके लिए? इतिहास में क्या लिखा गया? कायर और बस क्या ही शब्द कहूं। आज भी बहुत से हमारे देश में गद्दार हैं जो सिर्फ अपने बारे में और अपने अहम के बारे में सोचते हैं। वो देश की सम्मान की नहीं सोच रहे। सिर्फ उन्हें इस देश को हासिल करना है, चाहे उसका सम्मान गिर जाए। अगर मैं ज्यादा नाम बोलूंगी तो ये राजनीतिक हो जाएगा, पर ये सीधी बात है। बुद्धिहीन ना बने, आंखें खोलें। जो आपके लिए और आपके देश के लिए सही है वही उचित है। जाति और अपने अहम को छोड़ दीजिए। देखिए कि हमारे लिए और हमारे देश के सम्मान के लिए क्या उचित है। हमारा देश कहाँ था, कहाँ है और कहाँ तक जा सकता है। जयसिंह ना बने, आंखें खोलें। एक छोटे से लालच के लिए, कहते हैं ना, एक छोटा लालच बड़ी शक्ति या बड़े लाभ को आपसे गवा सकता है। इसलिए बुद्धिहीन ना बनके, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूंगी कि ये राजा अच्छा है या ये राजा अच्छा है, पर आप खुद से विश्लेषण कर सकते हैं। एक राजा वो अच्छा होता है जो किसी से झुके ना। मतलब ये नहीं कि आप उसे झुकाना चाहते हैं और वो झुक जाए। आप खुद सोचिए, आप एक परिवार के चलाने वाले मुखिया हैं और आप मुखिया होते हुए आप समझते हैं कि आपके परिवार के लिए क्या उचित है, और आपके जो बच्चे हैं वो कुछ हट बांध रहे हैं, उनको वो ही चाहिए। तो मुखिया को क्या चाहिए? मुखिया को देखना होता है परिवार के बारे में कि परिवार के लिए क्या उचित है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, पर मैं अपने देश के बारे में सोचती हूँ। जो हमारा मोहम्मद गौरी था वो किस देश से था? किस देश से था? अफगानिस्तान से था। मोहम्मद गौरी को खदेड़ने के लिए हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने 16 बार युद्ध लड़ा। 17वीं बार हार गए। क्यों हारे? पता तो चल ही गया। तो आप भी जयसिंह ना बने, आप पृथ्वीराज चौहान ना बन सकें तो उनकी सेना तो बन जाए। उनकी जो सोच थी अपने मन में कुछ तो लाएं।
मोहम्मद गोरी आज भी हमारे देश पे शासन करता है? पर हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। हमें उस मोहम्मद गोरी को अपने देश से, अपनी सोच से निकाल देना है, जो हमारे देश को खोखला कर रहा है। हमें अपने देश को अफगानिस्तान नहीं बनाना, हमें अपने देश को हिंदुस्तान ही रहने देना है, जो हमारा देश था और रहेगा। जय हिंद, जय भारत।